19 सितंबर 2025 सिंगापुर का सेंट जॉन आइलैंड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के बाद असम के सुपरस्टार जुबिन गर्ग अपने कुछ दोस्तों के साथ समंदर में तैरने के लिए जाते हैं और फिर वो वापस नहीं लौटते। खबर आती है एक दुखद हादसा, डूबने से मौत। बिल्कुल। और देखिए, जो पहली रिपोर्ट आई सिंगापुर के अधिकारियों की तरफ से वो एकदम सीधी थी, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब हादसा। केस बंद। हाँ, ऐसा ही लगा था। लेकिन हमारे आज के सोर्सेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर असम में एक पूरी तरह से अलग कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें हादसा नहीं बल्कि हत्या की साजिश थी। और यहीं से ये पूरा मामला एक थ्रिलर फिल्म की तरह घूम जाता है। असम सीआईडी ने अब इसे हत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी है। सही। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि एक दुखद हादसा एक हाई प्रोफाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन में आखिर बदला कैसे। और ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, इसमें कई परतें हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय एंगल है क्योंकि घटना सिंगापुर में हुई। हाँ। फिर जुबिन के सबसे करीबी लोग, उनके दोस्त, सहकर्मी, वो सब शक के घेरे में हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई है। तो आज हम इसी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जांच के पैमाने से। सीआईडी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस केस पर लगी हुई है। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक अब तक 140 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 140। ये नंबर बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये नंबर सुनकर ही लगता है कि जांच कितने बड़े लेवल पर हो रही है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे जांच की एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी है। अच्छा। 140 लोगों से पूछताछ का मतलब ये नहीं कि सीआईडी सिर्फ ये ढूंढ रही है कि उस दिन आइलैंड पर क्या हुआ था। वो चश्मदीद नहीं ढूंढ रहे। तो फिर वो जुबिन गर्ग की जिंदगी का एक पूरा नक्शा बना रहे हैं। जिंदगी का नक्शा मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये कि वो सिर्फ वहां कौन था ये नहीं पूछ रहे, वो जुबिन की जिंदगी के पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल का पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। उनके रिश्ते कैसे थे? अच्छा। कोई पैसों का लेन देन, कोई प्रोफेशनल दुश्मनी, क्या हाल ही में किसी से कोई बड़ी लड़ाई हुई थी? ये एक तरह की आप कह सकती हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग है। सीआईडी ये समझने की कोशिश करिए कि अगर ये हत्या थी तो उसका मकसद क्या हो सकता है, और वो मकसद जुबिन की जिंदगी में ही कहीं छिपा होगा। तो वो एक बड़ा जाल बिछा रहे हैं ताकि कोई छोटी से छोटी कड़ी भी छूट ना जाए। बिल्कुल। और लगता है कि इसी जाल में कुछ बड़ी मछलियां फंसती हुई दिख रही हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं ना? हाँ, और ये गिरफ्तारियां इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना देती हैं। जो इवेंट के मुख्य आयोजक थे श्याम कनु महंत, हाँ, और जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो बहुत करीबी लोग हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो जुबिन से दूर थे, ये उनके प्रोफेशनल जीवन के बिल्कुल केंद्र में थे। तो क्या सिर्फ यही 2 लोग हैं या शक के दायरे में और भी कोई है? लिस्ट और भी लंबी और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। जिनसे पूछताछ चल रही है उनमें जुबिन के एक डीएसपी रिश्तेदार हैं। क्या? हाँ, उनके 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मतलब पीएसओ, उनके बैंड का एक ड्रमर और एक सह गायिका भी शामिल हैं। एक मिनट, मुझे ये बात ठीक से समझने दीजिए। मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, रिश्तेदार, ये तो जुबिन का सबसे करीबी घेरा है। ये तो वो लोग हैं जिन पर वो शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते होंगे, जिनकी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा थी। एग्जैक्टली। और यहीं पर आकर जांच की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। ये किसी बाहरी दुश्मन की थ्योरी से हटकर इनसाइड जॉब की तरफ सीधा सीधा इशारा करती है। सही है। जांच एजेंसियां हमेशा इस एंगल से देखती हैं कि जिसे सबसे ज्यादा जानकारी होती है, शक की सुई सबसे पहले उसी पर घूमती है। हाँ, ये तो है। इन लोगों को जुबिन की दिनचर्या, उनके आने जाने का समय, उनकी आदतें, सब कुछ पता था। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या इसी भरोसे का फायदा उठाया गया? ये तो वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन जब मामला इतने हाई प्रोफाइल लोगों और करीबी दोस्तों से जुड़ा हो तो यकीनन जांच पर दबाव भी बहुत होता होगा। दबाव तो था, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस दबाव को आप कह सकते हो कि 1000 गुना और बढ़ा दिया। वो क्या था? जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। उन्होंने पब्लिक में ये कहा कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला लग रहा है। बिल्कुल। इसका क्या असर हुआ जांच पर?
इसका बहुत बड़ा असर हुआ। देखिए, जब किसी राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री खुद किसी जांच को हत्या घोषित कर दे, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता। वो एक तरह से निर्देश हो जाता है। हाँ, वो जांच एजेंसी के लिए एक सीधा संदेश होता है। पहला असर तो ये होता है कि केस की प्राथमिकता रातों रात बदल जाती है। ये अब सिर्फ एक और फाइल नहीं, बल्कि टॉप प्रायोरिटी केस बन जाता है। पुलिस पर ऐसे सुलझाने का जबरदस्त प्रेशर आ जाता होगा। जबरदस्त प्रेशर। लेकिन एक सवाल है, क्या इस तरह के राजनीतिक दबाव से जांच के भटकने का खतरा नहीं होता? मतलब पुलिस पर रिजल्ट देने का इतना दबाव आ जाए कि वो किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी में कोई गलती कर बैठे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर ऐसे मामलों में ये चिंता जताई भी जाती है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति होने से जांच को तेजी मिल जाती है, संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति जांच को धीमा करने की कोशिश नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, किसी भी कीमत पर केस सुलझाओ वाला दबाव, वो कई बार निष्पक्ष जांच के लिए खतरा भी बन सकता है। सही बात है। एजेंसियां हो सकता है किसी एक थ्योरी पर फोकस करके बाकी संभावनाओं को नजरअंदाज कर दें। मुख्यमंत्री के बयान ने इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। पॉलिटिक्स, गिरफ्तारियां, अंदर के लोगों पर शक, ये सब अपनी जगह है, लेकिन कहानी फिर भी कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन चुभने वाले सवालों पर आकर अटक जाती है ना। बिल्कुल। और मेरा दिमाग तो एक ही सवाल पर अटका हुआ है। और वो लाइफ जैकेट का सवाल। हाँ, मतलब कोई समंदर में तैरने जा रहा है, वो भी एक अनजान जगह पर, और उसे लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो सुरक्षा का सबसे पहला, सबसे बेसिक नियम है। ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही, और यही सवाल इस पूरी जांच की नींव है। ये सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही नहीं है, ये इस केस का पूरा रुख तय कर सकता है। देखिए, यहाँ 3 संभावनाएं हो सकती हैं। क्या क्या? पहली, कि ये सिर्फ घोर लापरवाही थी। आयोजकों ने सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया, लाइफ जैकेट्स थी ही नहीं और हादसा हो गया। अगर ऐसा हुआ तो ये लापरवाही से हुई मौत का मामला बनेगा। सही कहा। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जुबिन ने खुद लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया हो सकता है। वो एक अच्छे तैराक हो सकते हैं और उन्हें लगा हो कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अब वो ये बताने के लिए नहीं है, तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है। और तीसरी संभावना, वो सबसे खतरनाक है, कि लाइफ जैकेट जानबूझकर नहीं दी गई, या ये जानते हुए भी कि वो एक अच्छे तैराक नहीं है, या उस दिन पानी का बहाव तेज है, उन्हें तैरने के लिए उकसाया गया। अच्छा, अगर जांच एजेंसी इन 2 संभावनाओं के बीच का फर्क साबित कर पाती है, मतलब लापरवाही और साजिश, तो इस केस का नतीजा पूरी तरह बदल जाएगा। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। लापरवाही और साजिश में कानूनी तौर पर सजा का कितना फर्क आ जाता है? जमीन आसमान का। अगर ये लापरवाही से हुई मौत का मामला साबित होता है, जिसे कानून में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं, हाँ, तो इसमें सजा कुछ साल की हो सकती है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जिनसे जुबिन की मौत हो जाए, तो ये सीधी सीधी हत्या है। तो ये सीधी सीधी हत्या का मामला बनता है, और हत्या की सजा उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लाइफ जैकेट का ना होना इस केस को कहां से कहां ले जा सकता है। तो अब आगे क्या? सीआईडी इन सब सवालों के जवाब कब तक देगी? क्या हमारे पास कोई डेडलाइन या अगली कोई तारीख है? हाँ, सोर्सेस के मुताबिक जांच एजेंसी 8 दिसंबर 2025 तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की योजना बना रही है। 8 दिसंबर? जी, ये तारीख इस केस के लिए बहुत अहम है। चार्जशीट का ठीक ठीक मतलब क्या होता है? ये जांच का अंत है। इसे आप जांच का मोमेंट ऑफ ट्रूथ कह सकती हैं। चार्जशीट वो आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें जांच एजेंसी महीनों की तहकीकात, सबूतों और बयानों के आधार पर अपनी फाइनल कहानी कोर्ट के सामने रखती है। अच्छा, इसमें वो बताएगी कि उनके हिसाब से असल में क्या हुआ था, कौन कौन लोग आरोपी हैं, उनके खिलाफ क्या सबूत हैं और उन पर कानून की कौन सी धाराएं लगाई जानी चाहिए। तो चार्जशीट के बाद ट्रायल शुरू होता है? बिल्कुल। तो 8 दिसंबर को हमें पहली बार सीआईडी की ऑफिशियल थ्योरी पता चलेगी। तो अगर हम अब तक की कहानी को समेटें, एक सुपरस्टार की मौत जो पहले सिंगापुर में एक दुखद हादसा लगी, वो अब असम में एक उलझी हुई हत्या की गुत्थी बन चुकी है।
जुबिन के सबसे करीबी लोग, उनके मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर सलाखों के पीछे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे हत्या बताकर जांच एजेंसियों पर भारी दबाव बना दिया है। सही। और पूरी कहानी एक लाइफ जैकेट और कुछ अनसुलझे सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल सही। और इस सब के ऊपर एक और परत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है सिंगापुर का एंगल। हाँ, ये भी तो है। ये मामला इसलिए भी इतना जटिल है क्योंकि ये दो देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्राइम सीन सिंगापुर में है, लेकिन मुख्य जांच भारत में हो रही है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या सिंगापुर पुलिस और असम सीआईडी मिलकर काम कर रही हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सिंगापुर की अपनी एक कानूनी प्रक्रिया है। वहां की पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच की होगी, सबूत इकट्ठे किए होंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की होगी। अब असम सीआईडी को वो सारे सबूत और दस्तावेज चाहिए। इसके लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच तालमेल और सहयोग बहुत जरूरी है, जो कि आसान नहीं होता होगा। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल हो जाती है। सबूतों का आदान प्रदान, गवाहों से पूछताछ की इजाजत, इन सब में कानूनी दांवपेच शामिल होते हैं। यानी एक ही केस की दो अलग-अलग देशों में जांच चल रही हैं, जो शायद एक दूसरे से पूरी तरह बात भी नहीं कर पा रही हों। ये एक संभावना है, और ये इस मामले में एक और सस्पेंस की परत जोड़ता है। असम सीआईडी अपनी जांच में चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, केस को मजबूती से कोर्ट में साबित करने के लिए उन्हें सिंगापुर से मिले सबूतों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या सच सामने आ पाता है। पर एक सवाल मेरे मन में रह जाता है। पूछिए। इस कहानी का सच आखिर है कहाँ? असम में, जहां सीआईडी हत्या की थ्योरी पे काम कर रही है, या सिंगापुर में, जिसकी पहली रिपोर्ट ने इसे सिर्फ एक हादसा बताया था? या फिर सच इन दो देशों के कानून और कागजात के बीच कहीं उलझकर ही रह जाएगा?